यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को 115 बेसिक एंड कॉमन जीके क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। ये हिंदी में है और इसका आंसर जो है सो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन और आंसर को थोड़ा ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो सोम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर योजना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। इसमें जो है सो बहुत अच्छा से जो है सो माने आपको जो है सो घर द्वार बनाया गया था। उसमें पानी की व्यवस्था, रास्ता का जो है सो व्यवस्था, सब जो है सो 90 डिग्री के कोण पर ग्रिड पद्धति के अनुसार जो है सो बनाया गया था। इसमें जैसे शतरंज का घर रहता है उसी तरह का माने एकदम अलग से देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। अब देखिए, सिंधु सभ्यता जो है सो क्या थी? तो सिंधु सभ्यता जो है सो आद्य ऐतिहासिक काल एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल या इसको जो है सो कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व इसका जो है सो सर्वमान्य काल है। 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है सो ये सिंधु सभ्यता का जो है सो दो ठो मेन शहर था। जो एक माने हड़प्पा सभ्यता जो है सो का जो है सो ये मोहनजोदड़ो क्या था? राजधानी के रूप में था। तो ये सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, चूंकि सबसे पहले भारत के माने शहरों में, स्थलों में हड़प्पा का ही जो है सो माने अति हुआ था। इसका ही खोजा गया था। सबसे पहला खोजा गया भारत का शहर, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान और भारत एक ही था। इसीलिए भारत के जो है सो सिंधु सभ्यता स्थल का जो है सो सबसे पहला स्थल कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी बोला जाता है। और इसके बाद जो है सो सबसे शहरी शहर कौन था? तो मोहनजोदड़ो, जो इसको राजधानी के रूप में इसको जो है सो हम उल्लेख करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो यह रावी नदी के तट पर जो है सो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। माउंट गोमरी जिला में स्थित है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है सो सिंधु नदी के तट पर जो है सो पाकिस्तान के जो है सो लारकाना जिला में स्थित है। ये सभी अब जो है सो पाकिस्तान में पड़ गया है। ये सब सिंधु सभ्यता का जो स्थल है ये सब। तो अब देखिए, ये आर्य मूल निवासी थे। आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के। आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के थे। और आर्य लोग सर्वप्रथम बसे कहाँ? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। अब देखिए, आर्य लोग जो है सो सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब एवं जो है सो पंजाब एवं जो है सो अफगानिस्तान में। अब देखिए, सत्यमेव जयते, इसका क्या अर्थ होता है? जो सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते, यह हमारे भारत के आदर्श वाक्यों में से एक है। ये आपको जो है सो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। देखिए, ये जैन धर्म जो है सो इसी से बहुत कुछ से लिया है, सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये रामदेव बाबा जो योग सिखाते हैं, देखते हैं जहां तहां दुकान खोले हुए हैं, पतंजलि। यही योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। इन्हीं के नाम पर वो पतंजलि का जो है सो पूरा दुकान खोले हुए हैं। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम मुनि। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है किससे? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से। और महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण किसमें मिलता है? तो महावीर के जीवन कृत्यों का, उसका जीवनी कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और उसी तरह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और
मोक्ष, बुद्ध धर्म और मोक्ष, बुद्ध धर्म और मोक्ष। अब देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार। और हर्यक वंश का जो है सो अंतिम शासक कौन था? नागदशक। देखिए हर्यक वंश का जो है ना सो बिंबसार, अजात शत्रु और उज्जैन, ये सब जो है सो उसका मेन जो है सो शासक था। और अजात शत्रु को कुनिक भी बोला जाता है। और ये जो है सो अजात शत्रु जो है सो अपने पिता को मार के जो है सो गद्दी पर बैठा था। और उसी तरह उदयन भी अपने पिता अजात शत्रु को मार के गद्दी पर बैठा था। तो ये सब का लक्षण होता है, मैंने जैसे वो मारा तो उसको उसको मार के बैठ गया। अब देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सम्राट महापद्मनंद। महापद्मनंद जिसको उग्रसेन भी बोला जाता है। अगर बोलेगा महापद्मनंद नहीं बोल के उग्रसेन दिया हुआ है तो वो भी आंसर में आप दे सकते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और नंद वंश का समाप्त जो है सो किसने करवाया? तो चाणक्य ने। इसने जो है सो उसका अपमान कर दिया था। घनानंद जो है तो चाणक्य बहुत ही विद्वान पंडित था, ब्राह्मण था, उसको ये अपमान कर दिया। इसी के चलते इसको जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य को सिखा पढ़ा के जो है सो इसको जो है सो हरा दिया। और चंद्रगुप्त चूंकि बहुत ही वीर था, इसको जो है सो गरीब में ही इसको देखा था। इसके शासन व्यवस्था को जो है सो एक बार नाटक खेलने में इसको चाणक्य ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुआ और इसको बोला तुमको यहाँ का राजा बना देंगे। और उसी के सिद्धांत पर ये चले और यहाँ के राजा बन गए चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो अंतिम समय में जो है सो जैन धर्म जो है सो धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया जैन धर्म को। और किससे जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात। और ये बिंदुसार जो है सो वही जो है सो क्या है? चंद्रगुप्त जो है सो मौर्य का जो है सो ये बेटा है। और इसका बेटा था कौन? तो अशोक। इसका बेटा कौन था? अशोक। अब देखिए भारत में शिलालेख का जो है सो प्रचलन शुरू किया था किसने? यही अशोक महान ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक महान ने। अशोक महान अंत में किस धर्म का जो है सो ग्रहण किया? तो ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और ये बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? तो उपगुप्त से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और इसको खत्म करके जो है सो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अब देखिए ये इतना आपको अभी बता रहे हैं और ये सब वंश का जो है सो एक बार एक एक वीडियो जो है सो मैं डालूंगा। सबका अलग अलग, गौतम बुद्ध का अलग, जैन धर्म का अलग, बौद्ध धर्म का अलग। ये तो आपको थोड़ा जो है सो पहले थोड़ा ये जो है सो जो लर्नर है, हम तो लर्नर को ही जो है सो ये बच्चा लड़ खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। देखिए हम हमारे पढ़ाने से आप जो है सो कंपटीशन कम्पीट नहीं कीजिएगा। हम आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे धीरे 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 आप जो है सो दौड़ना सिखा देंगे। फिर दौड़ने के बाद जो है सो कंपटीशन वही जीतता है जो अपना दिमाग लगाता है और फिर जो है सो एकदम अपने दिमाग को जो है सो इतना प्रैक्टिस करके तेज कर लेता है कि वो जो है सो कंपटीशन कम्पीट कर जाता है। कोई भी टीचर किसी को भी कम्पीट अपने बल से नहीं करा सकता। वो सिर्फ उसको सिखाएगा कि ऐसे सीखो, ऐसे करो, ऐसे करने से तुम कंपटीशन कम्पीट कर जाओगे। लेकिन अगर कितना भी सीखने वाला अगर अच्छा नहीं है तो वो कोई भी टीचर उसको जो है सो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही आप लोग थोड़ा इसको जो है सो प्रैक्टिस कीजिए। इसको धीरे धीरे पहले सबके बारे में जानकारी लीजिए कि क्या क्या चीज है। उसको मोबाइल तोबाइल से देख देख के जो है सो उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, जो ये क्या बोल दिए हैं नहीं बोल दिए हैं। तो उसके बाद जो है सो आपको जो है सो फिर गहराई से समाज समझाने में हमको अच्छा लगेगा। तो यही है। अजात शत्रु का जो है सो उपनाम क्या था? बोले थे ना वहां पर अजात शत्रु का उपनाम कुनिक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अशोक ने धम्म नीति को भेरी घोष का जो है सो खत्म करके ये धम्म घोष का जो है सो स्वीकार किया। कब? तो कलिंग युद्ध में जो है सो 261 ईस्वी पूर्व के बाद जो है सो ये कलिंग युद्ध में जो है सो ये एकदम जो है सो युद्ध की नीति को खत्म किया और जो है सो धम्म की नीति को जो है सो स्वीकार कर लिया। अब देखिए चरक किसके दरबार में रहता था? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जो है सो जारी किया? तो यूनानियों ने।
भारत में सर्वप्रथम, देखिए इसमें भी 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है कि सबसे शुद्ध सिक्का किसने जारी किया, सबसे पहले किसने किया, और सबसे जो है सो अधिक सिक्का किसने जारी किया। तो इसमें भी आप जो है सो इसको जो है सो ठीक से याद कीजिएगा कि सबसे पहले यूनानियों ने किया, सबसे शुद्ध सिक्का जो है सो आपको जो है सो कनिष्क ने दिया, और सबसे जो है सो ज्यादा गुप्त वंश के शासक ने सोने का सिक्का चलाया था। तो ये आप इसको भी थोड़ा रिवीजन में देखिएगा। कालिदास किसके दरबार में रहता था, तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, उसके दरबार में रहता था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को। धनवंतरी किसके दरबार में रहता था, तो ये भी जो है चिकित्सक हैं, चरक भी चिकित्सक हैं। और धनवंतरी, धनतेरस जो मनाया जाता है दीपावली में, इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। ये किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है, और इन्हीं का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये किसका पुत्र थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के थे पुत्र। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उसका स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने। और उसको खत्म कर दिया बख्तियार खिलजी ने। वही जो है सो उस विद्यालय को खत्म किया। फिर बाद में अभी जो है सो चल रहा है ओपन यूनिवर्सिटी के नाम पर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका अंतिम जो है सो कौन था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैकुबाद। और लौह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था, लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था किसने, तो बलबन ने। तूतीय हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, अमीर खुसरो। तूतीय हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, अमीर खुसरो। और किस सुल्तान को पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किस सुल्तान को पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और ये विजयनगर जो है तो एकदम चरमोत्कर्ष पर किसके समय में पहुंचा था, तो यही कृष्णदेव राय के समय में पहुंचा था। और ये तेनालीराम किसके दरबार में रहता था, तो ये तेनालीराम भी जो है सो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और बहुत ही माने तेज बुद्धि का था। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने। यही सिकंदर लोदी वंश के ये थे सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में बसाया था। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है, खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है। ये जो मंदिर सब बनता है ये नागर शैली, द्रविड़ शैली इसमें। तो खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है, नागर शैली में। और देखिए 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये जो समाचार पत्र सब निकलता है पेपर ऊपर, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैककप को। जालियांवाला बाग कहाँ था, अमृतसर में। जालियांवाला बाग जो है तो कहाँ है, अमृतसर में। इसमें जो हत्याकांड हुआ था तो कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। भारत का जो है तो बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, इसी को जो है सो भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय जो है तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। ये प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे, कौन, दादा भाई नौरोजी। इसको भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ जो है सो इंडिया बोला जाता है। और द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये जो है सो एकदम सुपर जो है सो पेंटिंग है। लास्ट सपर और मोनालिसा, ये जो है सो के चित्रकार कौन थे, लियोनार्डो दा विंची। और उसके बाद देखिए द लास्ट जजमेंट, तो ये भी जो है सो क्या है, पेंटिंग है। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है, माइकल एंजल का। मैडोना चित्र के चित्रकार कौन है, राफेल। और सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो इटली
के फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है सो कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। और भारत की खोज किसने किया था? तो ये वास्को डिगामा ने 20 मई 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। और आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? तो स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। और सूती वस्त्र के उद्योग, सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग को ही जो है सो औद्योगिक क्रांति में बोलेगा कि सबसे पहला उद्योग कौन था? सूती वस्त्र उद्योग। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? किस देश को एशिया का मरीज बोला जाता है? तो चीन को। माई कैंप, मेरा संघर्ष, यह आत्मकथा किसका है? हिटलर का है। पृथ्वी पर जो है सो किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो है सो घूर्णन गति के कारण होता है। जबकि मौसम चेंज, ये मौसम परिवर्तन जो होता है वो परिभ्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी पर किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण। और मौसम परिवर्तन जो होता है वो परिभ्रमण गति के कारण। इसका गति जो है सो 24 घंटा का होता है और उसका जो है सो साल भर का होता है। तो इसीलिए न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और खिरगिज के रहने के आवास को क्या कहते हैं? तो खिरगिज के रहने के आवास को युर्त कहते हैं। एस्किमो प्रजाति के बर्फ का घर को क्या बोलते हैं? तो इग्लू। एस्किमो प्रजाति के बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। और वह महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वह महाद्वीप, हम अभी बताए थे आप लोगों को इससे पहले कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और उसमें ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, वहां पर जो है तो एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो वह महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं, कौन है? ऑस्ट्रेलिया। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है? किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है? तो हवाई द्वीप को। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है? हवाई द्वीप को। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो है सो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। और काली मिट्टी किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी जो है सो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी से। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। लेकिन भागीरथी और भिलंगना का संगम पर बोले तो वो भी सही है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर अगर बोलेगा कि टिहरी नदी है तो वो भी सही हो जाएगा। और सिर्फ भागीरथी भी बोलेगा तो सही हो जाएगा। फ्रांस की राइन घाटी। फ्रांस की राइन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रांस की राइन घाटी जो है सो वॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। ये एल्युमिनियम का अयस्क है वॉक्साइड। वही फ्रांस की राइन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत जो है सो हुआ था? संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 ईस्वी में। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों ही लाला जाति के थे, कायस्थ जाति के थे, बहुत ही तेज बुद्धि के। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। और भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था।
अब राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि, माने कच्चा माल जो है वो जो है सो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, वो जो भी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में जो है सो क्या आता है? तो कृषि। और भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में जो है सो क्या आता है? वो कच्चा माल को जो तैयार करने वाला मशीन है वही द्वितीय क्षेत्र में आएगा, चाहे उद्योग हो, बिजली हो, और जो है सो निर्माण कार्य, माने उसको तैयार जो करके माने एकदम बेचने के लायक बनाने के लिए जो माने साधन उपयोग होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, जैसे उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। अब देखिए, और तृतीयक अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में जो है सो क्या आता है? कौन सा अथी आता है? तो उसको अब बेचने के लिए, अब वो तैयार माल हो गया, अब उसको बेचने के लिए जो साधन उपयोग किया जाता है वही जो है सो तृतीय क्षेत्र में आता है। व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवा। अब देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति की अवधि थी 1967 से 68 थी। ये पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल था, इसी में हरित क्रांति मेरा हुआ था 1967 से 68 में। और भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो सबसे ज्यादा तो फसल पर पड़ा है गेहूं पर, उसके बाद चावल पर पड़ा। डूबते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो डूबते हुए सूर्य का रंग लाल होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। और ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस जो है सो मुख्य रहता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो इफेक्ट होता है उसमें जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है सो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। फ्यूज का तार बना होता है, देखिए फ्यूज का तार तो मेन रूप से टीन और शीशा का बना होता है, वैसे तांबा का भी जो है सो दिया जाता है फ्यूज का तार। अब देखिए, तारे, ये आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, विद्युत हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अब देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रहा है उसका क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और लोहा का शुद्धतम रूप, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। और सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। उसके बाद जो है तो किस कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है? किस कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किस कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। और देखिए, धमनी में कौन सा रक्त होता है और शिरा में कौन सा रक्त होता है? तो धमनी में जो है तो मेरा शुद्ध रक्त जाता है और शिरा में जो है सो अशुद्ध रक्त जाता है। बोलेगा धमनी में कौन सा रक्त होता है? तो शुद्ध रक्त। शिरा में कौन सा रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बी और सी को छोड़ के ए, डी, के, ई ये सब जो है सो आप लिख दीजिएगा। सिर्फ बी और सी को समझ जाइए कि ये जल में घुलनशील है, और जो भी विटामिन बचा हुआ है वो सब जो है सो वसा में घुलनशील है। अब देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? अब देखिए, रबर को कड़ा करने के लिए कौन सा पदार्थ उसमें मिलाया जाता है? तो गंधक। रबर को जो है सो कड़ा करने, प्राकृतिक रबर का बहुलक, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। और इसको कड़ा करने के लिए इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? गंधक। अब देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। और देखिए, ये क्वासियोरकर, ये जो है तो बीमारी है, क्वासियोरकर जो है तो बीमारी है जो एकदम प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। क्वासियोरकर जो है सो बीमारी है, ये प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। और मरासमस, ये भी जो है सो ये बीमारी है, ये जो है सो कुपोषण और प्रोटीन के जो है सो कमी के कारण होता है, अत्यधिक कमी के कारण। ये देखिए, जिसका माँ एकदम गरीब गुरबा घर का है, जिसको माने डिलीवरी के समय, ये प्रेग्नेंट के समय जो है तो प्रेग्नेंट से जो 9 महीने का टाइम रहता है, उस टाइम में जो उसको अगर खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है तो इसी तरह से उसका बच्चा में जो है सो मरासमस नामक बीमारी हो जाती है। तो ये भी है कुपोषण और प्रोटीन की कमी के कारण। और प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी क्या है?
तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। और लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसका सूत्र होता है N2O। और मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? मेट्रो मैन के नाम से जो है हमारे ई श्रीधरन, हमारे जो है सो ई श्रीधरन, मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ई श्रीधरन, जो कि दिल्ली मेट्रो का कार्य में एकदम प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको जो है सो मेट्रो मैन के नाम से, भारत के मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ई श्रीधरन। इसके साथ ही मेरा 115 जो है सो जीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को भूलिएगा नहीं, इसे एकदम धकाधक करके एकदम चमकाते जाइए। आप लोगों के सहयोग से ही मैंने ये बनाया है और आप लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं इस चैनल को जितना मैं मुझसे लेबर करके आप लोगों को जितना भी हमको सहयोग होगा मैं करूंगा। आप लोग भी मेरे उत्साह को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। मां सरस्वती आप लोगों को विद्या से भरमार करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।